मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर पर। और सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। और फिर से मैं एक वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं भारत की नौकरशाही व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि भारत में नौकरशाही व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है और ये किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है और ये कौन है, ठीक है ना। और इसके पद को भी देखेंगे और इसके पद में कौन कौन से कार्य आ जाएंगे ये भी देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत का ब्यूरोक्रेसी है और भारत में ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वर्क को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। तो जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज़ों ने जब हम लोगों को गुलाम बनाया था, एक तरीके से हम देखते हैं कि औरंगजेब की निधन के बाद 1707 के बाद अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे देश में धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से है जो अपना पैर पसारना शुरू कर दिए थे। तो इसी में शासन की व्यवस्था में और ये आए थे मर्चेंट बन कर करके, बिजनेसमैन बन कर करके। लेकिन 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी बैटल के बाद जो है वो एक अपना छाप सा छोड़ने लग गए थे कि हम सिर्फ एक मर्चेंट नहीं हैं, व्यापारी नहीं हैं इस देश के, हम इस देश के में अब शासन भी करने लग जाएंगे। तो इसी में क्रम में बंगाल के एक गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस, बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस। उन्होंने एक रूल बनाया था और वारेन हेस्टिंग्स जो थे, हेस्टिंगस या हेस्टिंग्स जो भी करो, वारेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने 1707 में एक रूल बनाया, 1772 में एक रूल बनाया था जिसमें सिविल सर्विसेज के अंडर में लाया गया था और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट क्या है ये मैं बता देता हूँ पहले आप लोगों को कि शासन करने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था तो भारत को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया था। एक बड़े से क्षेत्र को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया था, इसलिए उन क्षेत्रों से ताकि आसानी से रेवेन्यू प्राप्त किया जा सके और उसका अकाउंटेंसी जो है अच्छे से किया जा सके, इसलिए डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे आला अधिकारी की पोस्टिंग हो रही थी वो ICS के पेपर से हो रही थी, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के बेस पर हो रही थी। ये वारेन हेस्टिंगस ने लाया था 1772 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसी का नाम फिर 1774 में जो है, ईस्वी 1774 में इसी का नाम दीवान रख दिया गया था, ठीक है। और इसको किस लिए लाया गया था वारेन हेस्टिंगस के द्वारा, ताकि भारत के हर एक क्षेत्र से क्या रेवेन्यू आ रहा है और किस प्रकार से हम रेवेन्यू को इकट्ठा करेंगे, इसके लिए ये बनाया गया था। 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस पद को उसी तरीके से रखा गया है। कुछ थोड़े बहुत फेरबदल किए गए हैं, लेकिन कार्य जो है उतनी ही शक्तियों के साथ राज्य में यह पद करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है वो मैं बता रहा हूँ। राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर एक काम करने वाले आते हैं, दीवान कहिएगा अगर पुराने हैं से चलते हैं तो, और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे DM कहा जाता है ना, जिसे DM हम लोग DM के नाम से जान रहे हैं या डिप्टी कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसके कार्य जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये होता कौन है ना। ये किसी भी जिला का सर्वोच्च अधिकारी है ना।
सर्वोच्च अधिकारी है, अधिकारी का मानने का मतलब इसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं कि उस जिला में क्या क्या ये कर सकता है। ये अभी मैं बताऊंगा कि इसके वर्ग क्या क्या हैं और किस प्रकार से ये जिला में को व्यवस्थित तरीके से रख सकता है। इसीलिए ये सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है और संपन्न प्रतिनिधि माना जाता है। संपन्न प्रतिनिधि भी हम इसको कह सकते हैं। अब एक चीज़ तो मैंने आपको बता रखा है पिछले क्लासेज में कि इसका जो है वो इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। अर्थात पेपर से इस पद पर जो व्यक्ति आते हैं उनका सिलेक्शन होता है, पेपर देना होता है उनको। अर्थात ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं और अपना योगदान देते हैं जब तक कि ये रिटायर नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा इनके बारे में हम देखते हैं तो ये प्रथम लोक सेवक होता है, उस जिला का प्रथम लोक सेवक होता है। मैं एक चीज ध्यान दिलवाऊंगा, ठीक है। प्रथम लोक सेवक भी इसको कहा जाता है जिसके पास उस जिला का सबसे ज्यादा अधिकार होता है, प्राप्त होता है। अब हम इसके बारे में क्या क्या इसके कार्य हैं ये भी हम पढ़ेंगे। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को बोला जाता है, वो एग्जीक्यूटिव का हेड है और भारत में कोई भी प्रशासनिक कार्य होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन अगर जिला में हम देखते हैं तो जिला में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो उसके वर्क को हम आज पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगर मैं इसमें लिख कर दूं कि आज की जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास होता है। इसके कुछ वर्क को मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या करता है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर करता चलूँगा, है ना। जिसमें सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ये मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर का बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा इसका काम जो है वो मेंटेनिंग, इस सेकंड मैंने कर दिया, बहुत सारे काम होते हैं इसके। मेंटेनिंग, ठीक है, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और तीसरा भी मैं पढ़ूंगा अभी, है ना। इसके बहुत सारे कार्य मैं पढ़ूंगा, तो पहले ये दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि किन ऑफिसर्स के मदद से ये जो हैं अपने काम को करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा, दैट ऑफ द पोस्ट नेम इज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। और ये मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और इसके बाद जो आता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में 5 से 10 थाने आ जाते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ थोड़ा सा, कितने आ जाते हैं। पाँच से 10 थाने आ जाते हैं, जिसे पुलिस सर्कल भी कहेंगे या पुलिस स्टेशन भी कहेंगे, ठीक है। ये सब डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है इसके, जहाँ पर ये होता है इसके सब डिवीज़न।
और एक सब डिवीज़न में 5 से 10 थाने हो जाते हैं। समझ में आ गया? इसे सब डिवीज़न या पुलिस सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो सबसे अपर पोस्ट है एक डिस्ट्रिक्ट में, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा। और उसके अंदर में डीएसपी उसके बाद आता है, जिसके अंदर में 5 से 10 थाने आ जाते हैं, जिसे सब डिवीज़न या पुलिस सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है ना? और इसके बाद जो है वो आता है इंस्पेक्टर। इसके बाद जो है वो इंस्पेक्टर है। इसी को कहीं कहीं पर जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहा जाता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो SHOS कहा जाता है। आई थिंक क्लियर होता जा रहा होगा, यानी SHO भी कहा जाता है। ठीक है ना? और ये जो है वो हर थाने का ऑफ हेड होता है। कहीं कहीं पर इसे SHO के नाम से ही जानते हैं भारत के कुछ ज़िलों में, कहीं पर इसे हम जो है इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, और कहीं पर जो है कुछ राज्यों में जो है इसे थानेदार या दरोगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? और उसके बाद एक और पोस्ट जो है वो आता है SI का। ये सब इंस्पेक्टर होता है, एक थाने का अधिकारी होता है। ठीक है? और फिर इसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है? और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल, इसके बारे में थोड़े से और आएंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि इधर मैं उसके बारे में करूँगा। इसे आप SHO ही रहने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा। हेड कांस्टेबल के बाद आता है कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के बाद कौन आता है? कांस्टेबल। और कांस्टेबल के बाद आता है चौकीदार। कौन आता है? चौकीदार आते हैं। ये है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला। देखो इसमें जो है वो पुलिस सब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में ये तीनों आते हैं। ठीक है? और फिर इसके अंडर में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है? और इसका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना उस डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। ठीक है? तो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। इसके जो ऑफिसर्स आएंगे वो सबसे पहले तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार सबसे ऊपर वाला पोस्ट है, यानी मेंटेनिंग लैंड एंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यूज कलेक्शन में सबसे ऊपर वाला पोस्ट जो है तहसीलदार का है। फिर नायब तहसीलदार, ठीक है? फिर नायब तहसीलदार, फिर आता है कानूनगो। फिर कौन आएगा? कानूनगो। और उसके बाद जो पोस्ट आता है वो पटवारी का आता है। कुछ स्टेट में इसे पटवारी कहते हैं और कुछ स्टेट में इसे लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? ये सारे जो हैं वो कार्य करते हैं किसके लिए? मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। जैसे हम कहीं पर ज़मीन लेते हैं तो वो ज़मीन को बेचने वाला जो व्यक्ति है वही उसी का उस ज़मीन पर मालिकाना हक है या नहीं है, या ये ज़मीन पहले किसी और को बेच दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस रिकॉर्ड्स रूम से गेट कर सकते हैं इन लोगों से मिल करके। सबसे पहले ज़मीन का छोटा मोटा जानकारी लेना है तो पटवारी लेखपाल से लेंगे या कानूनगो से लेंगे। लेकिन अगर ज़मीन की खरीद हो जाने के बाद अगर हम उसमें फेर में पड़ते हैं तो उसके बाद हमें नायब तहसीलदार के पास जाना होगा या तहसीलदार के पास जाना होगा।
दूसरा वर्क मैंने बताया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जो फर्स्ट वर्क है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना उस डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए आला अधिकारी जो हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, एसपी है ना, इंस्पेक्टर जो है या सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, इस प्रकार से क्रमवार इनकी घटती हुई शक्तियों को मैंने बताया है, जिसमें सबसे नीचे जो है वो चौकीदार है, और उसके बाद कांस्टेबल है, और उसके बाद हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, और ये सब इंस्पेक्टर से लेकर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए एसपी होता है। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं थर्ड पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का के कार्य के अंतर्गत में आता है, और इन अधिकारियों के सहयोग से वो अपने कार्य को अंजाम देता है। ठीक है ना। इसमें सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट है ना, एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट को प्रोवाइड पे है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके ऑफिसर्स कौन कौन आ जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, जिसे डीसीएस या चीफ मेडिकल ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, सीएमओ। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का जो चीफ होता है वो डीसीएस के नाम से जाना जाएगा। इसे डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के नाम से भी जाना जाता है या सीएमओ के नाम से जाना जाता है, अर्थात चीफ मेडिकल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। यानी कि हॉस्पिटल में किस चीज़ की आवश्यकता कितनी है, क्या शिकायत आ रहा है, उन सभी से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो हम लोगों के पास कहाँ जाना पड़ेगा, तो डीसीएस या सीएमओ के पास जाते हैं। उसी से रिलेटेड एक और पोस्ट आता है, जैसे आपके क्षेत्र में स्कूल वगैरह है, उसमें अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, या किसी और प्रकार की शिकायत है, बिल्डिंग सही नहीं है, गिर रहा है, तो इस तरीके की सूचनाएं जहां हम देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, है ना। DIS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का एक पोस्ट होता है DIS का, जो उस समय उस क्षेत्र में यानी उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले सारे स्कूलों की निरीक्षण करता रहता है कि किस विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा हो रही है और किस प्रकार से कार्य चल रहा है, शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, और कुछ शिकायतें अगर हैं तो उन शिकायतों को दूर भी करता है वो। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर यानी DPO। उस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्लान किया जाए, जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले नए तालाब की कितनी महत्व है, सड़क का क्या महत्व है, कौन सा सड़क हमें पहले बनाना है, बिजली कैसे पहुंच रही है, ये सारी चीज़ों हैं। तो एक प्लान के तहत किया जाता है। तो इन प्लान को तहत करने के लिए भी एक ऑफिसर होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर कहा जाता है। समझ में आ गया। और इसी के बाद अगर इस डिस्ट्रिक्ट में कोई प्लान बना है तो उस प्लान को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि उस प्लान को फुलफिल किया जाएगा। तो मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी होते हैं जो कार्य को देखते रहते हैं कि कोई पुल बन रहा है तो वो सही बन रहा है या नहीं, उसमें उस पुल को बनने में जो मसाले लगाए जा रहे हैं वो सही मात्रा में लगाए जा रहे हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्शन का मेजरमेंट सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को कौन देखता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स देखता है। समझ में आ गया। और इस प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सभी अधिकारियों के मदद से उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को या मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स को या सिविल एमिनिटीज डेवलपमेंट को, ये सारी चीज़ों को कार्यों को देखता रहता है। अब देखते हैं अगर इनकी पास भी कोई शिकायत होता है,
इनके पास, इनसे सॉल्यूशन नहीं हुआ और किसी व्यक्ति को इनसे भी शिकायत है तो वहाँ पर जो है वह व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो वो इन सभी के आला अधिकारियों को, जैसे ऑफिसर्स इंचार्ज मैंने एसपी बताया, इसमें तहसीलदार बताया और इसमें सीएसओ सीएमओ बताया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वगैरह बताया, इन सभी की अच्छे से खातिरदारी ये व्यक्ति कर सकता है। देखो इतना ही नहीं, इसके और भी काम होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, मॉनेटरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देखते रहता है। यानी कि अगर पैसा आया है स्टेट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए आया है वो प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो इंजीनियर्स वगैरह काम करते ही रहते हैं। साथ में मॉनिटरिंग भी करता रहता है, देखता भी रहता है, दिशा निर्देश भी देता रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके बहुत सारे काम में एक और है, सुपरवाइजिंग द पंचायती राज, पंचायती राज का स्थानीय शासन व्यवस्था का एक वीडियो मेरा बना हुआ है, तो वही मैं बता रहा हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वर्क को भी देखता रहता है। यानी स्थानीय शासन व्यवस्था जो लागू कर दिया गया 1993 में, ये तो गांधी जी का स्वप्न था कि देश की आज़ादी के बाद ही लागू किया जाए, लेकिन जब ये लागू हुआ तो इसकी पूरी देख रेख, सुपरवाइजिंग करना, ये सब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही होता है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानो और इसका वर्क जानो कि अगर कोई डिजास्टर आता है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो उस डिजास्टर की प्रोवाइडिंग रिलीफ फंड को भी बनाता है। प्रोवाइडिंग रिलीफ फंड, अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो प्रोवाइडिंग रिलीफ फंड इन सिचुएशन, है ना, सिचुएशन ऑफ डिजास्टर। तो आपने देखा होगा कि अभी राशन दिया जा रहा था, कोरोना में दिया जा रहा है, या किसी भी, जैसे आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि बाढ़ आया, तो उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अपने पावर में आकर करके क्या करता रहता है, मॉनिटरिंग करेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी देखेगा, प्रोवाइडिंग रिलीफ फंड जो है डिजास्टर्स के दौरान में दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपने कार्यों को करता रहता है, और इसके कार्यों में इसकी मदद पहुंचाने वाले जो होते हैं ये मुख्य अधिकारी होते हैं, जो उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, ये सारे को देखता रहता है, सिविल एमिनिटीज को देखता है, डेवलपमेंट करता है। तो इस प्रकार से इसे बनाया गया है और ये होना बहुत ज़रूरी था। और इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आना बहुत ज़रूरी था। और एक लंबे समय के बाद 1993 में 24 अप्रैल 1993 को इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनाया गया, जिसमें संविधान संशोधन 72वां एवं 73वां 73 एंड 74 जो है 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा हमारे देश में ये लागू कर दिया गया है। कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इतने पावर हैं जो डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए रहते हैं, और ये प्रथम लोक सेवक होता है, अर्थात उस क्षेत्र में रहने वाली जनता जो है इसके पास अपनी शिकायतों को लेकर करके पहुंचता है, और ये आसानी से क्या कर सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, क्योंकि ये सबसे संपन्न प्रतिनिधि में से माना जाता है जो एग्जीक्यूटिव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है। समझ में आ गया। भारत में अभी 748 ज़िले हैं, यानी 748 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 748 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शासन की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत की जाती है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा। इसका एक मैं बहुत बड़ा सा वीडियो, इसका मैं एक बड़ा सा वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब भी करवाओ और करो, और मुझे ताकि सपोर्ट मिले, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस भी बनाता रहूं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि
नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये क्लियर करूँगा कि आखिर इन्हें मैं पहचानूंगा कैसे, क्योंकि इनसे हमें आए दिन मुलाकात होता रहता है। जैसे पुलिस कांस्टेबल, चौकीदार, असिस्टेंट, ये सब इंस्पेक्टर। अब अगर सड़क पर आप जा रहे हो, आपको किससे मुलाकात होगा तो कैसे पहचानोगे? उनसे आप ये तो नहीं पूछोगे ना कि आप हो कौन से पद पर, इंस्पेक्टर हो या डीएसपी हो। तो उनकी पहचान के लिए एक सिंबल के तरीके पर उनके कंधे पर दिया जाता है, जिसमें फीता लगा होता है। कभी आप देखोगे किसी अधिकारी के कंधे पर जो ड्रेस होता है, उस ड्रेस के कंधे पर फीता लगा है, तो किसी पर फीता के साथ साथ वाइट के टिक होते हैं, किसी का सिंगल स्टार है तो किसी का डबल है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को आईजी, डीआईजी, डीएसपी ये सब कौन है हमारे अधिकारियों में, पुलिस व्यवस्था में और कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें एएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या डीआईजी है ना, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या आईजी है ना, इंस्पेक्टर जनरल, ये सारे कैसे पोस्ट हैं और किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर का भी कोई पोस्ट होता है, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी मैं बताऊंगा, जिसे एडीजी, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बताऊंगा, जिसे डीआईजी वगैरह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करो, स्टेटस पर लगाओ, शेयर करो इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आप लोगों के पास बना करके रखूँ। ओके, शुभ रात्रि सबको।